एक बार मैं ज़रा सिम्टम्स को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंटली नरेश सर आपसे चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि अभी रवि कुमार सर की तरफ से भी कुछ, डॉक्टर रवि की तरफ से भी कुछ सिम्टम्स का जिक्र किया गया है। क्या क्या संभवतः सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ये पता है कि सर्दी जुकाम खांसी है तो हो सकता है कि ये कोविड हो, और इसके अलावा कोई सिम्टम्स हैं जिन्हें आप क्लब करना चाहेंगे ताकि लोगों के अंदर थोड़ी और जागरूकता इसको लेकर आए? ये लार्जली तो सिम्टम्स थोड़ा तेज बुखार, नंबर वन, गले में दर्द, रनिंग नोज, कफ का होना। एक और सिम्टम कुछ पेशेंट्स को सांस फूल सकता है। लोग हमसे अक्सर सवाल पूछ रहे हैं चैनल्स पे कि डॉक्टर साहब इस वाले कोरोना में और पिछले कोरोना में फर्क क्या है। तो सबसे बड़ा फर्क था उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन बहुत ज्यादा होता था। ऑक्सीजन डिप्लीशन का मतलब लोग, हम आपको याद होगा, ऑक्सीमीटर लेके घूमते रहते थे कि मेरी ऑक्सीजन 75 हो गई, 80 हो गई, ये हो गया हो गया। इसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन बिल्कुल भी नहीं। जहां तक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स की बात है, जो पेट के सिम्टम्स, वो छुटपुट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में लार्जली सिम्टम्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ही हैं। फीवर एंड कफ एंड कोल्ड और मैलेज, जॉइंट पेन्स हैं, लेग्स पेन है, टांगे खुस रही हैं, ये सिम्टम्स ज्यादा हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर कुछ आपको, आप एक ठीक ठाक इंसान हैं, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो आप बड़े आराम से, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, अपने घर में बैठ के अपने आप को आइसोलेट कर लीजिएगा। अपनी सबसे बड़ा इलाज, गर्मी का मौसम है, अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा। हाइड्रेशन, एक 60 साल के आदमी को अगर बुखार हो गया है तो सबसे पहला इलाज है कि उसको कम से कम 60 केजी के इंसान को कम से कम 3-3.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। हाइड्रेशन, आई वांट टू एम्फेसाइज अगेन एंड अगेन। नॉर्मल फूड और अनडिजायरेबल, जैसे कि हमारे देश में गंदी आदत है कि हम केमिस्ट से डिस्पेंसिंग करवा के एंटीबायोटिक अपने आप खाना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक अपने आप नहीं खाइएगा। अगर आपका फीवर सेकंड थर्ड डे तक डाउन नहीं जाता है तो आप बड़े आराम से डॉक्टर को जाइएगा। आप अपना आरटीपीसीआर भी टेस्ट करवाइएगा, अपना ब्लड काउंट कराइएगा। डोंट फॉरगेट पूर्णिमा, कि कोरोना के अलावा बुखार के दूसरे कारण भी हमारे देश में चलते रहते हैं, जैसे कि डेंगू भी होता है, बरसात का मौसम है, मानसून आने वाली है, मलेरिया, दूसरे पेट के इन्फेक्शन वाले केस, ये केस बढ़ते हैं, तो हमें उन पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो हमें सिर्फ खाली कोरोना ऑब्सेस्ड नहीं बनना। लेट अस, थ्रू योर चैनल, आई वांट टू टेल एवरीवन, लेट अस नॉट बी कोरोना ऑब्सेस्ड कि कोरोना ही कोरोना सोचे जा रहे हैं। यस, ये समझ लीजिए कि कोरोना के इस जैसा कोरोना, ये एंडेमिक टाइप वाला है, हल्का वाला है, जिसमें ज्यादा वेवलेंस भी नहीं है और लेथैलिटी भी नहीं है। हम समझते हैं 95 to 98% पेशेंट्स बड़ी आसानी से घर में बैठ के, होम आइसोलेट करके, सिंपल पैरास्टामोल से, वो अपनी अच्छी नर्सिंग केयर से ठीक हो सकते हैं। अप टू द एक्सटेंट हर बुखार का केस का आरटीपीसीआर भी नहीं करवाया जा सकता। अभी तक आईसीएमआर ने और डीजीएचएस ने और हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी हैं। सब लोग देख रहे हैं। हम समझते हैं कि अगले कुछ दिन या ज्यादा कुछ वीक्स विल बी वेरी क्रूशियल। अगर केस नहीं बढ़े और आसानी से ऐसे ठीक होते रहे तो हम समझते हैं कि डरने की एक पैसा भी जरूरत नहीं। डॉक्टर अनामिका, आपको लगता है कि कोविड के केसेस में खास तौर पर अगर मैं साउथ के राज्यों की बात करूं तो वहां पर बहुत ज़्यादा एक सर्ज देखा गया है? केरल में 1147 सबसे हाईएस्ट अभी तक है, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र, और फिर इधर साउथ के कुछ तमिलनाडु या कर्नाटक, ऐसी जगहों पर केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में भी इनफैक्ट 265 केसेस आ चुके हैं। तो ऐसे में साउथ में इसका फैलना, कोई ख़ास वजह कि वहाँ पर पहले और ज़्यादा फैला है? बाकी देशों में अभी क्या स्थिति है कोविड को लेकर, क्योंकि बाकी देशों में भी केसेस सामने आ रहे हैं, वो भी एक अलर्ट मोड पर जा चुके हैं? और दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेमैन एक ऑब्जर्वेशन है मैम, कि कोविड फटीग में लोग चले गए पहले दूसरी तीसरी लहर में। उन्हें लगा कि ठीक है, ऐसा लगता है अब तो ये मौसमी बीमारी हो चुकी है, तो इसको मौसमी बीमारी ना समझते हुए उसी तरीके की अलर्टनेस को मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी समय रहते? ओके, सो दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि मेनली जो इसका जो इन्फेक्शन होता है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्प्रेड कैसे होता है। मेनली जो कोरोना का स्प्रेड होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। दैट मीन्स अगर आप छींक रहे हो, खांस रहे हो, आपके जो भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं, या तो कोई दूसरा पेशेंट या डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट आ रहा है, या फिर वो सरफेस जिसको हम फोमाइट बोलते हैं इन द मेडिकल टर्म, कि कोई भी, सपोज मैंने खांसा छींका, उसके बाद मैंने
डोर का नॉब टच कर दिया, उसके बाद मेरे जाने के बाद हॉस्पिटल में किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी और इंसान ने सेम नॉब टच कर दिया, सो इट बिकम्स अ फोमाइट, अ सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. सो वी हैव टू ब्रेक दैट चेन ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट. सो मेन जो साउथ में या बाकी जगह पे भी केसेस हो रहे हैं, ओवरक्राउडेड एरियाज, देन पीपल आर नॉट टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, या फिर फोमाइट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, खांसना, छींकना, ये सारा जो ट्रांसमिशन का साइकिल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, वी हैव टू ब्रेक दैट ट्रांसमिशन का साइकिल सो दैट द अदर पर्सन डज नॉट गेट इन्फेक्शन. इसीलिए वी हैव टू मेंटेन आवर हैंड हाइजीन, वी हैव टू मेंटेन ऑल द प्रिकॉशंस जो हम पहले भी कर रहे थे. जो फर्स्ट 2-3 जो हमने वेव्स देखी हैं, उसमें जो हमने प्रिकॉशंस मेंटेन किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस बार भी वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं सो दैट हम लोग इस ट्रांसमिशन की साइकिल को ब्रेक कर सकें. सो दैट ठीक है मैम. डॉक्टर अनुराग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी है, और मैं बहुत प्रैक्टिकली ये बात कह रही हूँ, मैं अपने आसपास अवेयरनेस नहीं देख रही हूँ. मेरे आसपास जितने लोग हैं, मैं अभी लोगों को मास्क लगाए हुए बिल्कुल नहीं देख रही हूँ. मैं देखती हूँ कि बच्चे पार्क में खेलने के लिए अपने समय अनुसार जा रहे हैं, कोई प्रिकॉशंस मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आती हैं. जो बुज़ुर्ग हैं वो बाकायदा वॉक कर रहे हैं, ग्रुप्स में जा रहे हैं. जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर लोग उसी तरीके से, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मास्क का इस्तेमाल मैं बहुत कम देख रही हूँ. अब इसका मुझे रीज़न आप समझाइए कि क्यों. क्या लोगों को लगता है कि अच्छा 3 लहर हमने झेल ली, हम चौथी के लिए तैयार हैं, हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, यानी हम आत्मविश्वास में हैं, या फिर हम अभी भी लापरवाही की स्टेज पे हैं? नहीं, हर्ड इम्यूनिटी जो पहले डेवलप हो गई थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो गई है. और दूसरी बात ये है कि अभी शुरू में केसेस इसीलिए ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है. और जब थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके बाद लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ जाएगी, और जैसे पहले मास्क पहनते थे और ज़रूरत नहीं होती थी तो घर से नहीं निकलते थे, वो सब शुरू हो जाएगा. अभी इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने वाली चीज़ें हैं, जैसे अब हम लोगों को स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इंक्यूबेशन पीरियड में कोई भी आदमी जो है उसमें एक स्विमिंग करके आ जाता है तो उसके वायरस जो है पूरा, क्योंकि मुंह पानी में डुबोता है वो अपना, तो स्विमिंग पूल में वो इन्फेक्ट हो जाएगा. और पानी स्विमिंग पूल का जब बदला जाएगा तब तक तो वो इन्फेक्टेड रहेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे. दूसरी चीज़, एसी का भी उपयोग जो है, जनरल एसी का उपयोग भी थोड़ा कम हो जाना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड एसी. हाँ, सेंट्रलाइज्ड एसी का, जिससे कि इन्फेक्शन जो है रीसर्कुलेट ना हो जाए उस कमरे में. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. आई एम श्योर आप गौतम बुद्ध नगर में ही रहते होंगे. साथ ही साथ वहाँ तो सोसाइटी कल्चर, और आपने क्योंकि स्विमिंग पूल का जिक्र किया है, तो मुझे तो लगता है कि अभी बच्चों का क्योंकि वेकेशन का समय है तो स्विमिंग पूल का तो जमकर इस्तेमाल हो रहा है. तो ऐसे में आधिकारिक तौर पर ये गाइडलाइंस आनी ज़रूरी हैं, या सोसाइटी सेल्फ अवेयरनेस के साथ इस डिसीजन को उनको लेना चाहिए? नहीं, पिछली बार हम लोगों ने स्विमिंग पूल बंद होने के ऑर्डर्स किए थे, एसी का भी उपयोग कम करा दिया था, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये शुरू हो जाएंगी. मास्क के लिए कंपलसरी कर दिया था, पुलिस चेक कर रही थी कि इवन जो कार में 3 लोग अगर बैठे हैं तो तीनों को मास्क लगाना होता था. तो ये सब चीज़ें अभी शुरू होने वाली हैं, और ये शुरू होने के बाद जो है ये सारे आपको चीज़ें दिखने लगेंगी. तो अभी जो जनरल उसमें है कि 3 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस बनाएं. पहले हर ऑफिस के बाहर सैनिटाइजर्स रख दिए गए थे, मास्क रख दिए गए थे, बिना उसके अंदर जाने का अलाउ नहीं किया गया था. तो ये सब चीज़ें अभी जब शुरू हो जाएंगी तो केसेस एकदम से घट जाएंगे और काफ़ी ठीक हो जाएगा. ठीक है सर. रवि सर, एक और बात ये है कि जैसे मैंने इससे पहले वैक्सीन्स का जिक्र किया, सर ने भी कहा कि अब क्योंकि असर कम हो गया है, तो आपने भी कहा कि बूस्टर डोज की उतनी रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन ये भी एक ऐसा वर्ग भी था जिसने वैक्सीन्स नहीं ली थी. उनके लिए ये कोविड की लहर किस तरीके से उनको परसीव करनी चाहिए, उनके लिए कितना ज़्यादा बड़ा खतरा है? और दूसरी तरफ अब तो सब मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या जो वैक्सीन्स पहले लगी वो अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में? अगर अब लोग सोचें कि हम वो पहले वाली वैक्सीन्स ले लें तो क्या उनकी अवेलेबिलिटी है, या हम नई बूस्टर डोज और अभी के हिसाब से डेवलप की गई डोज का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है? मैम, जहाँ तक पहले के लोग जिन्होंने वैक्सीन्स नहीं लिए उनका सवाल है, मुझे लगता है जो सेकंड
फेज़ था कोविड-19 का, उसमें ऑलमोस्ट सारे लोग इन्फेक्ट हो गए थे। जो शायद वैक्सीनेटेड थे उनको माइल्ड सा इन्फेक्शन होकर रह गया, जो नहीं वैक्सीनेटेड थे उनको बीमारी हुई और या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होके वो ठीक हो गए। सो जहाँ तक इन्फेक्शन या एक्सपोजर का सवाल है, ऑलमोस्ट सारे लोग ही एक्सपोज थे उससे, और उसके बाद जब वो रिकवर कर गए तो डेफिनेटली उनके बॉडी में उससे इम्यूनिटी डेवलप हो गई। आप जब वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीनेशन भी कुछ इसी तरीके की प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, वायरस के एंटीजेंस आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं और बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। नेचुरल इन्फेक्शन उससे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। तो जहाँ तक जो हेल्दी लोगों का सवाल है उनके लिए कोई ख़ास चिंता की विषय नहीं है। जहाँ तक जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, चाहे वो 65 इयर्स ओल्ड एज लोग वाले लोग हों या यंग चाइल्ड हों जिनको उस समय भी वैक्सीनेट नहीं किया गया था और अभी वो काफ़ी छोटे हैं, उनकी इम्यूनिटी प्रॉपरली डेवलप नहीं है, या कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि किसी को किडनी फेलियर है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, ऐसे लोग वल्नरेबल हैं और इन्हें इन्फेक्शन काफ़ी सीरियस हो सकता है। बट पुरानी वैक्सीन इस नए वेरिएंट के लिए कितनी इफ़ेक्टिव होगी ये कहना मुश्किल है। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये वेरिएंट बढ़ रहा है, डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी और आई नई थिंक वैक्सीन पे से काम चल रहा है क्या? प्रोबेबली यस, कुछ ना कुछ नया वैक्सीन आएगा, बट पुराना कितना इफेक्टिव होगा ये कहना बहुत मुश्किल है।